Hello everyone, welcome to Maluka IAS. In this particular video series, we would be taking the past year MCQs. And let me tell you, it's just a demo how we teach in Maluka IAS. So Maluka IAS में हम किसी भी टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं. बट एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर सिर्फ आपने पढ़ा है and if you haven't tested yourself in the exam like conditions, so it would be very much difficult for you to get succeed. Therefore, practicing the MCQ is the most important thing, and practicing the previous year MCQs is the first ladder which will take you to the height of your dreams. इसीलिए अब हम प्रैक्टिस करेंगे पास्ट ईयर MCQs को. हम शुरू करते हैं 2020 के पास्ट ईयर क्वेश्चन से. इन दिस वीडियो सीरीज हम इकोनॉमिक से रिलेटेड जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं MCQs हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. 2020 में ये क्वेश्चन आया था. लेट मी रीड आउट दिस. विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट, commercial paper is a short term unsecured promissory note. Second, certificate of deposit is a long term instrument that is issued by Reserve Bank of India to a corporation. Third, call money is a short term finance that is used for interbank transactions. Fourth, zero coupon bond are the interest bearing short term bonds issued by the scheduled commercial banks to corporations. Which of the statement given above is are correct? Option है 1 and 2, 4 only, 1 and 3, 2, 3 and 4. One by one we would be taking every statement. First statement. सबसे पहले बात करेंगे about the commercial paper. तो यहाँ पर की पॉइंट क्या है? कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कमर्शियल पेपर है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है. फर्स्ट इज कमर्शियल पेपर. एज द नेम सजेस्ट, कमर्शियल से आप क्या समझ सकते हो? कमर्शियल दैट इज यूज फॉर एनी कमर्शियल यूज. कमर्शियल यूज के लिए भी कौन उसे यूज करेगा? कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. फाइनेंस किस तरह के इंस्टीट्यूट के लिए कमर्शियल होगा? किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए. इसमें अब कौन कौन आ जाता है? फर्स्ट, बैंक. सेकंड, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स. ठीक है. तो जो कमर्शियल पेपर है कौन उन्हें इशू करता है? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स. किन को इशू करता है? इन्वेस्टर्स को. अब मुझे बताइए इन्वेस्टर्स कौन हो सकते हैं? कमर्शियल पेपर के लिए इन्वेस्टर कौन हो सकते हैं? तो कमर्शियल पेपर के लिए जो इन्वेस्टर होंगे वो होंगे इंडिविजुअल्स, या तो कोई बैंक, या तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कोई भी प्राइमरी डीलर. अब ये कमर्शियल पेपर जो होगा एक तरीके का बॉन्ड या एक प्रोमिसरी नोट होगा. तो जब वो प्रोमिसरी नोट है दैट मीन्स उसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं होगी. वो कैसा होगा? अब मान लीजिए एक नोट प्रोमिसरी नोट है, दैट मीन्स वो आपके और मेरे प्रोमिस के ऊपर बेस्ड है. जब वो आपके और मेरे प्रोमिस के ऊपर बेस्ड है दैट मीन्स वहाँ पर किसी भी तरीके की फिजिकल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होगी. जब उसमें किसी भी तरीके की फिजिकल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होगी तो वो कैसा होगा? वो होगा अनसिक्योर्ड. अब देखिए हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी कि कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है. दैट मीन्स अनसिक्योर्ड है. हाँ अनसिक्योर्ड है. अब
कॉमर्शियल पेपर इट्स जस्ट कि एक आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर वो प्रोमिसरी नोट है और वो अनसिक्योर्ड है तो इसके मिनिमल चांसेस होंगे कि वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। जब इसके मिनिमल चांसेस है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो वो कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये स्टेटमेंट हमें लग रहा है उस लिहाज से हम बाद में आएंगे। फर्स्ट हम देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब देखिए नेम क्या सजेस्ट कर रहा है, नेम सजेस्ट कर रहा है कि ये आपने डिपॉजिट किया होगा। ओके, वो डिपॉजिट क्या, उस डिपॉजिट को करने के लिए जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सिंपलेस्ट टर्म में तो ये हो जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेटमेंट कहती है कि इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय आरबीआई टू ए कॉरपोरेशन। अब आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा है, मॉनेटरी पॉलिसी में हमें पता है, मुझे बताइए आरबीआई का मेन फंक्शन क्या है। आरबीआई का मेन फंक्शन जो है वो है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन कंडीशन इन द इकोनॉमी। अब क्या आरबीआई इतना छोटा काम करेगा कि किसी कॉरपोरेशन को, आरबीआई को बोला जाता है आरबीआई इज द बैंकर ऑफ बैंक। मान लीजिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में कुछ भी नहीं पता, मान लिया कि हमें कुछ भी नहीं पता, बट हमें ये तो पता है कि आरबीआई क्या है, इट्स द बैंकर ऑफ द बैंक। तो आरबीआई कॉरपोरेशन को तो किसी भी तरीके का डिपॉजिट नहीं प्रोवाइड करवाएगा। इसमें तो हमें जाने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म है या ये शॉर्ट टर्म है। हमने तो यहीं से ये स्टेटमेंट को सोच लिया कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो आरबीआई तो नहीं देगा। अब जब इसे आरबीआई नहीं देगा तो इस तरीके से जो आरबीआई है वो इन्हें ऑल इंडिया जिस तरीके से ये स्टेटमेंट बनाई हुई है उस हिसाब से तो आरबीआई तो इशू नहीं करेगा। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू कौन करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू वो करेंगे जिन एंटिटीज़ के पास डिपॉजिट्स आते हैं। वो एंटिटीज़ कौन कौन हो सकता है? वो एंटिटीज़ हो सकती हैं बैंक्स, वो एंटिटीज़ हो सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो ये है कि जो बैंक्स हैं उनमें ओल्ड शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है उनको कवर किया जाता है। अब इसमें जब ओल्ड शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को कवर किया जाता है तो अर्लियर जब आरबीआई ने बैंक्स के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के रूल निकाले थे तब उन्होंने बोला था कि जो भी रीजनल रूरल बैंक्स होंगे, रीजनल रूरल बैंक्स वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नहीं दे सकते। बट अभी हाल फिलहाल में आरबीआई ने बोला है कि हाँ, रीजनल रूरल बैंक भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पहुंचते हैं स्टेटमेंट के ऊपर, और स्टेटमेंट हमें ये बोलता है कि एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हमें जाना ही नहीं है। बट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मैं बता देती हूँ, ये भी क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। इट इज़ इशूड बाय होम? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे इशू करता है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। अब अगर हम उस हिसाब से जाएं तो 2 क्या है, रॉन्ग हो गया है। ठीक है, 1 क्या है, राइट। अब सिर्फ इंफॉर्मेशन होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर पाएँ। इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमें सिर्फ फर्स्ट 2 स्टेटमेंट का अभी तक किया है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि यस, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। फर्स्ट कहाँ है, ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में, बट हमें पता है सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो फर्स्ट ए भी जाता है और डी भी जाता है। हमारे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए था ए एंड सी। ए कैंसिल हो गया है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2, तो आंसर क्या बचता है, सी, 1 एंड 3। हमें थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसे कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। जब तक आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है और आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर सकते तो उस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा नहीं है। इसीलिए
एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज़ करना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इफ़ यू वांट टू गेट सक्सीड इन प्रीलिम एग्ज़ाम। बहुत ज़्यादा पता होना ज़रूरी नहीं है, जितना पता है उसको किस तरीके से यूज़ करना है वो ज़रूरी है। बट हम टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, वी विल कवर कॉल मनी एंड ज़ीरो कूपन बॉन्ड। कॉल मनी से आपको क्या पता चल रहा है? अब आप मुझे बताइए, इफ़ यू आर कॉलिंग समवन तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपका कॉल उठा ले, विद इन दैट टाइम उठा ले जब आपने कॉल किया है। दैट मीन्स ये कैसा होगा? शॉर्ट नोटिस होगा। अब यहाँ पर क्या दिया है? कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज फॉर इंटरबैंक ट्रांजैक्शन। अब मुझे बताइए, कॉल मनी एट शॉर्ट नोटिस किसे चाहिए होगी? खुद से सोचकर बताइए, किसे चाहिए होगी शॉर्ट नोटिस पर मनी? वो चाहिए होती है बैंक्स को। और वो भी क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को बना के रखना है। तो इसीलिए कॉल मनी क्या है? ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस सिस्टम है दैट इज़ यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। एक बैंक को अपना लिक्विडिटी पोजीशन बनाना है, तो उस लिक्विडिटी पोजीशन बनाने के लिए वो शॉर्ट नोटिस पर, शॉर्ट नोटिस कितना होगा? 14 डेज का। तो वो 14 डेज के नोटिस पर इंटर बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक से शॉर्ट नोटिस पर अपने लिक्विडिटी पोजीशन को इंटैक्ट रखने के लिए मनी की डिमांड करते हैं। दैट वुड बी कमिंग अंडर कॉल मनी, राइट? नेक्स्ट, जीरो कूपन बॉन्ड। दे आर द इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स टू कॉरपोरेशन। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि न्यूज़पेपर के साथ अप टू डेट रहें। एंड इफ़ यू आर अप टू डेट विद द न्यूज़पेपर तो आपको पता होगा कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड जो है वो हाल फिलहाल में, देखिए, इन बॉन्ड को इशू कौन करवाता है? इन्हें इशू गवर्नमेंट करवाती है। और गवर्नमेंट, एज द नेम सजेस्ट, ज़ीरो कूपन बॉन्ड। तो ये जो ज़ीरो कूपन बॉन्ड है ये एट पार इशू किए जाते हैं और ये नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, नॉन ट्रेडेबल होते हैं। ठीक है? सो ज़ीरो कूपन बॉन्ड, दे आर द इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय द कमर्शियल शेड्यूल कमर्शियल बैंक टू कॉरपोरेशन। तो ये स्टेटमेंट होती है नलीफाई। वाई? बिकॉज दीज आर इशूड बाय whom? बाय या ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट हमने राइट किया। सेकंड स्टेटमेंट हमें पता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? आरबीआई नहीं करता। थर्ड, कॉल मनी, यस इट्स अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस स्टेटमेंट। दूसरा क्या है? सर्टिफिकेट डिपॉजिट जो है ये लॉन्ग टर्म नहीं है, इट्स, बताइए, खुद से सोचकर बताइए, अभी हमने किया है। नेक्स्ट जो है कॉल मनी शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज फॉर इंटरबैंक ट्रांजैक्शन। फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमने एलिमिनेशन टेक्निक से किया। 2 नहीं होगा, 1 होगा, तो आंसर आता है सी, 1 and 3। ठीक है, इसके बाद आपको है एक्सप्लेनेशन, उसकी हेल्प से भी आप कर सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे साथ स्टेटमेंट को पढ़िए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट, housing loan owed by the households. Second, amounts outstanding on credit cards. Third, treasury bills. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 1 and 2 only, 3 only, 1, 2 and 3. सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको की पॉइंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए। यू हैव टू आइडेंटिफाई द की पॉइंट। लेट्स से इन दिस क्वेश्चन द की पॉइंट इज non financial debt. non financial debt. अब फाइनेंशियल डेट क्या होगा? जब किसी एक फाइनेंशियल डेट को रीलैंडिंग के लिए यूज किया जा रहा है, दैट वुड बी कॉल्ड एज फाइनेंशियल डेट। अब नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होगा?
द डेट विच इज नॉट यूज्ड फॉर रीलैंडिंग। अब समझिए कैसे। फाइनेंशियल डेट के केस में काम कौन कर रहा है? बैंक्स। बैंक्स का वर्किंग कैसे चलता है? एक तरफ से जो पब्लिक है वो बैंक के पास अपना डिपॉजिट जो है, अपनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करते हैं। दूसरी तरफ बैंक वो क्या करते हैं? वो इन्वेस्टमेंट करते हैं या वो लैंडिंग करते हैं कॉरपोरेट्स को। तो ये लैंडिंग प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व है? इस लैंडिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो डिपॉजिट्स, मींस फाइनेंस। अब ये जो बैंक है इसके पास जो अमाउंट आया है वो इसे रीलैंडिंग कर रहे हैं। अब क्योंकि वो इसको कॉरपोरेट्स को लैंड कर रहे हैं, मान लीजिए ये कॉरपोरेट जो है इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बिकॉज इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तो इनके बिजनेस का प्रिंसिपल क्या है? अमाउंट को, एक तरफ से अमाउंट को हमें बोरो करना है, दूसरी तरफ उसी अमाउंट को हमें लैंड कर देना है। एक तरफ से हमने बोरो किया है अमाउंट को और दूसरी तरफ हमने उसी अमाउंट को लैंड कर दिया है। दैट मीन्स इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट लैंडिंग की है फ्रॉम द बैंक, देन दे आर डूइंग रीलैंडिंग। इस पूरे मैकेनिज्म को क्या कहेंगे? फाइनेंशियल डेट। इतना समझ आया? वेरी गुड। अब आता है नॉन फाइनेंशियल डेट। नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होगा? दैट मीन्स ऐसा डेट जहां लैंडिंग हो रही है बट ये रीलैंडिंग नहीं हो रही। अब आप उस नेचर को समझिए। लैंडिंग हो रही है, वो लैंडिंग जो है वो कोई भी कर सकता है और उसे लैंडिंग में जो अमाउंट मिली है वो उस अमाउंट को किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? वो उस अमाउंट को कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। कंजम्पशन इन द सेंस कि जो लैंडिंग में उन्होंने वो फाइनेंस लिया है, वो अमाउंट ली है, वो उस अमाउंट को यूज़ करेंगे अदर पर्पसेस के लिए। मान लीजिए आपने कोई अमाउंट बोरो की है, आपने 50,000 रुपीज़ बोरो किए हैं और उस 50,000 रुपीज़ को बोरो करके आपने जो है एक लैपटॉप परचेज़ किया है, उसे क्या कहेंगे? नॉन फाइनेंशियल डेट। आपने लैंडिंग की है, आपने अमाउंट को बोरो किया है, उस अमाउंट को बोरो करने के बाद आपने उस अमाउंट को यूज़ कर लिया है, नॉन फाइनेंशियल डेट। अगर आपने 50,000 रुपीज़ बोरो करके वो 50,000 रुपीज़ को आगे किसी को इंटरेस्ट के ऊपर लैंड कर दिया है, उस केस में उसे बोलेंगे फाइनेंशियल डेट। तो नॉन फाइनेंशियल डेट या फाइनेंशियल डेट के बीच में मेन जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? रीलैंडिंग का। अंडरस्टैंड? तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स, इन्होंने हमसे पूछा है कि नॉन फाइनेंशियल डेट में क्या क्या इंक्लूड होंगे, तो हमें वो स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि रीलैंडिंग नहीं करते, जो कि फाइनेंस को क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट आता है हाउसिंग लोन ओव्ड बाय द हाउस होल्ड। तो किसी हाउस होल्ड ने लोन लिया है हाउस बनाने के लिए और वो लोन उन्होंने लिया है और उन्होंने हाउस बनाया और उन्होंने वो उसको यूज़ कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स, अगर आपको अमाउंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मिली है तो क्रेडिट कार्ड बेसिकली आप क्या करते हो? आप उसको अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हो। आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, आपने उसके ऊपर
लेट्स से आपने शॉपिंग कर ली है या आपने कार परचेज़ कर ली है, लैपटॉप परचेज़ कर लिया है, तो वो भी आपने क्या किया है, उस अमाउंट को यूज़ किया है, तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, अब आता है ट्रेजरी बिल्स। हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द ट्रेजरी बिल्स, बट अब हम देखने का ट्राई करते हैं कि क्या 2 ऑप्शन से हमारा काम चल जाएगा, हो जाएगा। ये 1 है, ठीक है, इसमें है, बट इसमें 2 नहीं है, तो हम 1 को नहीं लेंगे। इसमें 3 है, 3 अकेला भी नहीं आएगा। हमारे पास बचते हैं 2 ऑप्शन, बी एंड डी। दैट मीन्स 1 और 2 पता है अगर, तो नहीं हो पाएगा। थर्ड का भी हमें पता होना चाहिए ये क्वेश्चन को करने के लिए। तो अभी आता है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट इशू करवाती है थ्रू आरबीआई। मीन्स कि गवर्नमेंट को अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर करने के लिए उन्हें किसी भी तरह की अमाउंट की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट आरबीआई को बोलती है कि आप ट्रेजरी बिल्स को इशू कीजिए। ट्रेजरी बिल क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए, गवर्नमेंट जो है वो बोलती है किसे, आरबीआई को, टू इशू ट्रेजरी बिल्स। इशू किन्हें किए जाएंगे, कॉमर्शियल बैंक्स, कॉरपोरेट्स। अब जो है, इसका मतलब ट्रेजरी बिल्स की अमाउंट गवर्नमेंट लेती है और गवर्नमेंट उसका यूज़ करती है। देखिए, आपको ये चीज़ समझनी होगी। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है ट्रेजरी बिल्स जो है वो गवर्नमेंट इशू करवाती है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे इजीली, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि गवर्नमेंट को क्या करना है, अमाउंट जो है वो किसी तरीके से अपने पास लेकर आनी है और फिर उसको वापस से जो है किसी को लैंड करना है। गवर्नमेंट का ये काम तो नहीं है ना। जब गवर्नमेंट का ये काम नहीं है तो ये सीधा हमारे क्वेश्चन के साथ स्टक करती है कि हाँ, अगर गवर्नमेंट ने बोरो किया है तो गवर्नमेंट ने बोरो इसीलिए किया है क्योंकि उन्हें पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है। मीन्स गवर्नमेंट अमाउंट बोरो करेगी और उसको वो यूज़ करेगी, वो उसको रीलैंडिंग नहीं करेगी। तो इसीलिए ट्रेजरी बिल्स क्या है, इंक्लूड होगा ना। जब ट्रेजरी बिल्स इंक्लूड होगा तो हमारा क्या आ जाता है आंसर, हमारा आंसर आ जाता है 1, 2 एंड 3। इजी था, बस हमें पता होना चाहिए था नॉन फाइनेंशियल डेट जो है उसका मीनिंग क्या है। उसके बाद हम इजीली इसको कर लेते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इन इंडिया। देखिए, ये मैं बता दूं कि ये जस्ट पार्ट ऑफ अ टॉपिक है और उस टॉपिक को, सिंगल टॉपिक को अभी क्वेश्चन के थ्रू हम कर रहे हैं। यूजुअली हम क्लासेस में किसी भी एक टॉपिक या उससे इंटर रिलेटेड टॉपिक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। ये हमारा मेथड है टीचिंग का इन मालूका IAS। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इन इंडिया। देखिए, सबसे सिंपलेस्ट वे होता है किसी भी टॉपिक को करने का कि आप उसके वर्ड्स का मीनिंग निकालने का ट्राई करें। तो वर्ड है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दैट मीन्स यू नीड टू कवर समथिंग। अब कवर किसको करना है, इंटरेस्ट। अब कवर करेगा कौन, अब मुझे बताइए, खुद से सोच के बताइए। आपने एक लोन लिया है, आपने कार परचेज करी, उस पर आपने एक लोन लेकर आपने कार परचेज करी। उस लोन, मान लीजिए आपने 20 लाख का लोन लिया है सपोज, और आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है ऑफ लेट्स से 10,000 रुपीज़। अब आप वो इंटरेस्ट पे करोगे 10,000, मान लीजिए पर मंथ 10,000 आप पर मंथ पे कर रहे हो, तो आपको वो 10,000 की अमाउंट की पेमेंट कहाँ से दोगे, आप अपनी मंथली इनकम में से दोगे। इनकम मीन्स आपकी अर्निंग्स। तो आप
वो जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की अमाउंट है, वो आप कहाँ से पे कर रहे हो? आप उस इंटरेस्ट की अमाउंट को पे कर रहे हो अपनी अर्निंग से, मंथली अर्निंग से। इज जस्ट एन एग्जाम्पल, सिंप्लीफाई करने के लिए आप अपनी मंथली अर्निंग से पे कर रहे हो। दैट मीन्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या चाहती है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चाहती है कि आपकी जो अर्निंग है, आपका जो प्रॉफिट है, वो इस इंटरेस्ट को कवर करे। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म हम इससे निकाल सकते थे। मान लीजिए आपको इंटरेस्ट कवरेज के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो भी वर्ड से आप कर सकते थे। ठीक है, इतना तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम आगे करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव अ लोन टू। Second, it helps in evaluating the emerging risk of a firm that a bank is going to give a loan to. Third, the higher a borrowing firm's level of interest coverage ratio, the worse is its ability to serve its debt. सबसे पहले देखते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट को। अभी मैंने क्या बताया? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कवर कौन कर रहा है उसे? योर अर्निंग्स। योर अर्निंग्स आर कवरिंग योर इंटरेस्ट। अब हमने एग्जाम्पल में क्या लिया था कि आपको लेट्स से 10,000 रुपीज पर मंथ पे करना है। लेट्स से आपकी अर्निंग जो है दैट इज 50,000 रुपीज। Out of 50,000 every month you have to pay interest. आपके लिए बचता कितना है? Only 40,000. अब आपके लिए only 40,000 आपके पास कंजम्पशन के लिए बच रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से अभी आपकी अर्निंग कितनी है? 50,000। आपकी अर्निंग इंक्रीज हो जाती है और आपकी अर्निंग इंक्रीज होकर हो जाती है 1 लाख। आउट ऑफ 50,000 यू हैव टू पे 10,000 इंटरेस्ट एंड यू हैव ओनली 40,000 इन योर हैंड। फर्स्ट केस। सेकेंड केस, व्हेन योर अर्निंग इंक्रीजेस you have to pay 10,000 interest. Now you have 90,000 in your hand. That means if your earnings are increasing, if that cover is increasing, तो ये better है या worse है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में इंटरेस्ट को कवर कौन कर रहा है? योर अर्निंग्स। और अगर आपका अर्निंग्स का कवर बिगर हो जाता है तो वो वर्स सिचुएशन है या बेटर सिचुएशन है? खुद से सोच के बताइए। जब आपका अर्निंग बहुत अच्छे से इंटरेस्ट को कवर कर रहा है, दैट मीन्स ये तो अच्छी सिचुएशन है ना। 1 लाख में से 10,000 ही देने हैं, 90,000 आपके पास बच रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 40,000। जैसे जैसे अर्निंग बढ़ी, अर्निंग के साथ कवर बढ़ा, कवर बढ़ा तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बढ़ी। जब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बढ़ी तो इसका मतलब क्या है? ये वर्स सिचुएशन नहीं है। समझ रहे हो आप सभी? ये वर्स सिचुएशन नहीं है। जब ये वर्स सिचुएशन नहीं है तो थर्ड स्टेटमेंट हो जाती है नलिफाई। हम बचते हैं सिर्फ 2 ऑप्शंस के बीच में। देखिए, यूपीएससी के एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज करते हुए आपको ऑप्शंस के साथ खेलना आना चाहिए। अगर आता है, आपने अपना एप्टीट्यूड उस तरीके से डिज़ाइन किया है, वेल एंड गुड, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अब हम बचते हैं, इसका मतलब 2 स्टेटमेंट है वो तो राइट होने वाला है। फिर भी हम देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द एमर्जिंग रिस्क ऑफ ए फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव अ लोन टू। ठीक है, ये एमर्जिंग रिस्क हाँ बता रहे हैं ना,
रिस्क तो बता रहा है, तो स्टेटमेंट 2 इज राइट। तो इसका मतलब ए और बी में से ऑप्शन हो सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क, it helps in understanding the present risk of a firm that a bank is going to give a loan to। तो ये अगर एक बैंक की इंटरेस्ट कवरेज रेशो ज़्यादा है, दैट मीन्स उनकी अर्निंग का कवर ज़्यादा है, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर बैंक की या उस पर्टिकुलर फर्म की जिसको कि लोन दिया जा रहा है, उसका प्रेजेंट रिस्क का रेशियो हमें पता चल रहा है। अगर हमें ये पता है कि इनकी अर्निंग ज़्यादा है, और जब इनकी अर्निंग ज़्यादा है तो ये हमारा इंटरेस्ट, अगर हम इनको बोरो अमाउंट जो है हम इनको लैंड कर रहे हैं, वो हमसे बोरो कर रहे हैं, तो उस केस में हम उस प्रेजेंट रिस्क को डिटरमाइन कर पाएंगे। ये तो ऐसे ही हो गया ना कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जिसको हमने पैसा दिया है उसकी इतनी कंडीशन तो है कि वो हमें इंटरेस्ट भी दे देगा, हमारे अमाउंट भी वापस कर देगा। उस कंडीशन में ये हमें सिंपल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है कि हाँ ये हमें प्रेजेंट रिस्क को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। तो आंसर हो जाता है ए एंड बी। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय। ऑप्शन देखते हैं। अब हमें नहीं पता, इस स्टेटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, किसी को पता होगा भी नहीं। ऑप्शन, वही मैंने बोला, ऑप्शंस के साथ खेलना है। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर सिलेक्टेड बाय। अब देखिए ऑप्शंस को पढ़िए। फर्स्ट इज बैंक बोर्ड ब्यूरो, सेकंड इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फोर्थ इज मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक। ये क्या है? एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। इफ इट इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक देन उसका ओनरशिप प्लस मैनेजमेंट वुड बी इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। That means the management control will be in the hand of government because it's a public sector bank. But the option D is saying management of concerned bank. If the management control is in the hand of government, how that particular bank can appoint any chairman? It's not possible, na? If it is not possible, then option 4 is wrong. हमने कैसे किया? लॉजिक से किया। नेक्स्ट, टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ बैंकर ऑफ द बैंक एंड उनका जो मेन फंक्शन है दैट इज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन सिचुएशन इन द इकोनॉमी। अब बताइए, आरबीआई बैंक के मैकेनिज्म को तो कंट्रोल करता है, कैसे? थ्रू कैश रिजर्व रेशो, थ्रू स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसके थ्रू किया जाता है ना। तो क्या आरबीआई चेयरमैन को भी अपॉइंट करेगा? क्या इतना वर्कलोड आरबीआई को दिया जाएगा या आरबीआई लेगा? एक पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन को आरबीआई अपॉइंट करेगा? इसके जो है मिनिमल चांसेस हैं, इसीलिए हम ये 2 ऑप्शंस को भी, ऑप्शन बी को भी हम रॉन्ग करते हैं। अब आता है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। अब यहाँ 50-50 हो सकता है, बट यहाँ भी हमें क्या करना है? लॉजिक के साथ चलना है। अब देखिए, आपको पता होगा एज एन आईएएस ऑफिसर इफ यू आर सिलेक्टेड, सेलेक्ट आपको कौन कर रहा है? सेलेक्ट आपको कर रहा है यूपीएससी। यूपीएससी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किसके अंडर आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर यूपीएससी सिलेक्ट करता है, वो सिलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या है? प्रीलिम, मेंस एंड इंटरव्यू। उसके थ्रू वो लिस्ट निकालते हैं डिजर्विंग कैंडिडेट्स की, और उन डिजर्विंग कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है।
यूपीएससी सेलेक्ट करता है, बट अपॉइंटमेंट लेटर आपको कहाँ से मिलेगा? अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल से मिलेगा। तो उसी लॉजिक से यहाँ समझिए आप, गवर्नमेंट का काम क्या है, व्हाट इज द वर्क, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट या जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, मेन वर्किंग पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी मेकिंग वो करते हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ब्यूरोक्रेसी करता है। और जो मिनिस्ट्री के मोस्ट वर्क है वो डेलीगेशन मेथड से करते हैं। दैट मीन्स ड्यूटीज आर डेलीगेटेड। तो मिनिमल चांसेस हैं कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो सेलेक्ट करेगी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपॉइंट कर सकती है बट सेलेक्ट नहीं करेगी। उसी केस में यूपीएससी आपको एज एन आईएएस या आईपीएस ऑफिसर सेलेक्ट करेंगे, बट अपॉइंट आपको कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड, वो आपको अपॉइंट करेंगे। तो ये ऑप्शन जो है ये भी होता है रॉन्ग। हम बचते हैं सिर्फ एक ऑप्शन के साथ, दैट इज बैंक बोर्ड ब्यूरो। अब जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है ये 2016 में, अब इसके बारे में देख लेते हैं। अभी तक हमने ये किया कि हमें पता ही नहीं था। अब बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है ये 2016 में इसको इन्फोर्स किया गया था। और इनका मेन वर्किंग क्या है? इनका मेन वर्किंग है कि जो सीईओज होते हैं, एमडीज होते हैं, जो भी हाई ऑफिशियल्स होते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स में, तो उन्हें बैंक बोर्ड ब्यूरो सेलेक्ट करता है। ठीक है, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर है बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसके बारे में आपको यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स। की पॉइंट्स को मार्क करते जाइए। इन द एसेट्स ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। ठीक है, अब वही एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। यहाँ पर है बैंक, यहाँ पर है पब्लिक। आप, मैं और आप मेरे जैसे 130 करोड़ जो है पार्ट हो सकते हैं, ये पब्लिक। बैंकिंग किस प्रिंसिपल पर चलता है? पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। पब्लिक क्या करती है? अपनी मनी को डिपॉजिट करती है, दैट इज कॉल्ड एज डिपॉजिट्स, जो कि बैंक के पास है, बट these deposits belongs to public. I am repeating, जो डिपॉजिट हैं वो बैंक के पास हैं, बट these deposits belong to public. तो एक बैंक के लिए दो चीज़ें हम लेंगे। एक तरफ लेते हैं हम लाइबिलिटी, एक तरफ हम लेते हैं एसेट। फॉर अ बैंक डिपॉजिट्स क्या होंगी? खुद से सोचकर बताइए। फॉर अ बैंक डिपॉजिट्स क्या होंगी? डिपॉजिट्स बैंक के ऊपर एक तरह की लाइबिलिटी होगी, क्योंकि दिस डिपॉजिट्स बिलोंग्स टू पब्लिक, और बैंक के पास क्या है? ये डिपॉजिट एज ए लाइबिलिटी। नेक्स्ट, अब जो है बैंक के पास ये डिपॉजिट आए हैं, बैंक का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ये डिपॉजिट के जो अमाउंट है, कुछ बैंक क्या है? रिजर्व के फॉर्म में रखता है, एंड कुछ बैंक जो है इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट वो क्यों करते हैं? सो दैट कि उनको इसके ऊपर रिटर्न मिले। अब बैंक को जो रिटर्न मिलेगी उसमें से कुछ पोर्शन जो है बैंक एज ए इंटरेस्ट
ऑन द डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक, वो पब्लिक को पे कर देंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल होता है ये। सेकंड, बैंक क्या कर सकते हैं, बैंक ये जो डिपॉजिट उनके पास आए थे, ये डिपॉजिट लोन की फॉर्म में या एडवांसेस की फॉर्म में कॉरपोरेट्स को लैंड कर सकते हैं। जो बैंक ने, ये सेकंड केस है, बैंक ने जो लोन्स एंड एडवांसेस कॉरपोरेट्स को लैंड किए हैं, तो कॉरपोरेट्स उसके बदले में इन रिटर्न दे विल पे इंटरेस्ट। अब बैंक को इन लोन्स एंड एडवांसेस पर इंटरेस्ट मिल रहा है और फिर बैंक इंटरेस्ट पे भी कर रहा है। इसका मतलब इस तरफ देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बैंक के लिए क्या है, एज अ सोर्स ऑफ इनकम। वाई? बिकॉज दे आर पेइंग रिटर्न। ये लोन्स एंड एडवांसेस ये क्या है, दीज आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ एसेट फॉर अ बैंक बिकॉज दे आर पेइंग इंटरेस्ट टू बैंक। तो इस तरफ क्या आ जाएगा, लोन्स एंड एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट। Investment is something which is providing return. Next आता है, अभी हमने किया था कॉल मनी। सो कॉल मनी में क्या है, लिक्विडिटी पोजीशन बनाने के लिए एक बैंक दूसरे बैंक को शॉर्ट नोटिस पर कैश प्रोवाइड करवाता है। अब मान लीजिए ये जो बैंक है, इन्होंने एज अ कॉल मनी मनी प्रोवाइड की है टू अदर बैंक, तो जो ये बैंक ने मनी प्रोवाइड की है टू अदर बैंक एज अ कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट, तो ये बैंक के लिए क्या होगा, बैंक के लिए होगा ये एज अ सोर्स ऑफ इनकम। और बैंक के लिए अगर ये एक सोर्स ऑफ इनकम है तो ये भी कहाँ आ जाएगा, एसेट साइड पे। तो अभी हम समझे लायबिलिटीज डिपॉजिट, एसेट साइड पे लोन, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट, कॉल मनी। अब अगर यही बैंक कॉल मनी को बोरो करते हैं तो वो लायबिलिटी साइड में भी आ जाएगी अगर उन्होंने बोरो की है। इस केस में उन्होंने क्या किया है, इस केस में उन्होंने लैंडिंग की है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। अभी हमने किया एडवांसेस होते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, दीज मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये भी, दैट मीन्स डिपॉजिट्स, ये क्या है, ये है लायबिलिटी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, डिपॉजिट्स। ओके, ठीक, ओके, देन थैंक यू।